हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अंजू बेनीवाल। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट में हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, उपकल्पना। के पश्चात शोधकर्ता अपने दिमाग में एक ऐसा सिद्धांत बना लेता है जिसके बारे में वह कल्पना करता है कि ये सिद्धांत शायद उसके अनुसंधान का आधार सिद्ध हो सकता है। ऐसे जो काल्पनिक निष्कर्ष होते हैं उनको वह अंतिम मानकर चलता है और उसकी प्रामाणिकता अपने अनुभव तथा वास्तविक तथ्यों द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, उपकल्पना यानी ये एक ऐसी कल्पना है जिसको कि सिद्ध किया जाना बाकी है। हम जो अपना पूर्व अनुभव होता है, जो अपना पूर्व ज्ञान होता है, उस पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर विषय से संबंधित कुछ कल्पनाएं करते हैं और उन कल्पनाओं को हम अपने परीक्षण के द्वारा उससे संबंधित तथ्य, सूचनाएं, जानकारी इकट्ठा करके उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंध अस्थायी तथा काल्पनिक निष्कर्ष है। अगर हम देखें तो बेसिकली उपकल्पना क्या है? अध्ययन विषय से संबंध अस्थायी और काल्पनिक निष्कर्ष है। एक ऐसा निष्कर्ष है जिसको कि हमने अभी कल्पना कर लिया है कि रिजल्ट ये हो सकता है, कंक्लूजन ये हो सकता है, लेकिन वो अस्थायी है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जब हम उसको प्रूव कर देंगे उसके बाद वो परमानेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें, कुछ परिभाषाओं की बात करें, तो सबसे पहले परिभाषा जो है गुडे तथा हॉट की है। गुडे हॉट ने अपनी परिभाषा में बताया था कि उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। यानी ये एक ऐसी सोच है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए हम उसको टेस्ट करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। So, hypothesis is a proposition which can be put to test to determine its validity. उसकी वैलिडिटी को, उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। एक जो दूसरी डेफिनेशन है वो बोगार्डस ने दी थी। बोगार्डस ने कहा था कि परीक्षित किए जाने वाले विचार को उपकल्पना कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा विचार जिसको कि हम टेस्ट कर सकें कि वो सही है या गलत है, उसे हम उपकल्पना कहते हैं। तो बोगार्डस ने ये डेफिनेशन अपनी किताब सोशियोलॉजी के अंदर दी थी। अ हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड। अब हम बात करते हैं कि अच्छी जो उपकल्पना होती है, अच्छी जो कल्पना होती है, बेसिकली उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस? एक अच्छी हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं होती हैं? वैसे हाइपोथेसिस की सामान्य विशेषताओं का वर्णन हम नहीं करते, हम कुछ विशेष विशेषताओं की बात करते हैं कि कौन सी अच्छी परिकल्पना या उपकल्पना की विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुए शोधकर्ता अपने अनुसंधान कार्य को सहज, लाभप्रद, उपयोगी एवं वैज्ञानिक बना सकता है। इन सारी विशेषताओं को ध्यान रखकर जो अनुसंधान करता है वो अपने अध्ययन को और भी अच्छा और भी प्रभावी बना सकता है। सबसे पहली विशेषता है स्पष्टता, क्लैरिटी। एक अच्छी उपकल्पना की प्रमुख विशेषता उसकी स्पष्टता होती है, उसकी क्लैरिटी होती है। जिस शब्दावली को प्रयुक्त किया जाता है वह स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा उसकी अलग अलग व्याख्याएं जो है वो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की जा सकती है कि अलग अलग अनुसंधानकर्ता उसको अलग अलग समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी निश्चित निर्णय तक पहुंचना असंभव तो होगा ही, साथ में कठिन हो जाएगा। कभी ऐसा भी देखने में आया है कि उपकल्पना की अस्पष्टता के कारण शोधकर्ता अपने ज्ञान एवं अनुभव को सही दिशा में प्रयोग नहीं कर पाता, इसलिए उसको निराशा और दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी उसमें निहित उसके विचार हैं उसका स्पष्टीकरण हो। दूसरा है प्रयोग सिद्धता, वेरिफिएबिलिटी। वेरिफिएबिलिटी में यह है कि उपकल्पना का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। ऐसी उपकल्पना होनी चाहिए जिसको सिद्ध किया जा सके। अतः उपकल्पना का निर्माण इस दृष्टि से किया जाए कि यदि उसके संबंध में कोई भी संदेह व्यक्त करे
तो उसकी प्रयोग सिद्धता आसानी से स्थापित हो सके, यानी उसे प्रमाणित सिद्ध किया जा सके। अगर कोई भी कहे कि उपकल्पना ठीक नहीं है तो उसे हम टेस्ट कर सकें, इस तरह की हाइपोथेसिस होनी चाहिए। अतः उपकल्पना का प्रयोग सिद्ध होना एक अच्छी विशेषता है। नेक्स्ट है विशिष्टता। विशिष्टता का लक्षण उपकल्पना का एक बड़ा लक्षण माना जाता है। सामान्यतः इसे विशिष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता, जिसके परिणाम स्वरूप निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं बन पाते। उपकल्पना के विशिष्ट होने से तथ्यों की जांच आसानी से की जा सकती है। यानी अगर उपकल्पना विशिष्ट होगी, विषय से संबंधित होगी, स्पेसिफिक होगी, अलग से उस उपकल्पना को एक विषय से संबंधित बनाकर फिर बताया जाएगा, तो उसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो ज़्यादा विश्वसनीय होंगे। अगर विशिष्ट होगी तो उसके तथ्यों की जांच आसानी से की जा सकेगी और एक अच्छे अनुसंधान के अंदर उपकल्पना की विशिष्टता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक होनी जरूरी है। सरलता। पीवी यंग का कहना था कि एक अच्छी उपकल्पना सरल होती है, परंतु सरलता का अर्थ ये नहीं है कि उसे कोई भी व्यक्ति जो है वो लेमैन जो है वो समझ ले, इतना सरल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सरलता व्याख्या की एक प्रमुख आवश्यकता है। इससे पैनी दृष्टि की आवश्यकता होती है। एक अनुसंधानकर्ता जितनी गहराई से अवलोकन करता है, उसकी समस्या से संबंधित उपकल्पना उतनी ही सरल होती है। सरल उपकल्पनाएं वे नहीं होती जो एक लेमैन या सामान्य आदमी को आवश्यक रूप से स्पष्ट हो। सरल उपकल्पनाएं वे होती हैं जो सारांशों को मल्टीप्लाई नहीं करती हों। वे स्टिंगी होती हैं। वे अधिक व्याख्याएं और विलक्षण अर्थों की मांग नहीं करती। इसका संबंध सीधे रूप से अपने विषय से और उससे संबंधित मांगों एवं आवश्यकताओं एवं साधनों से होता है। यानी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, इतनी सरल भी नहीं होगी कि लेमन समझ ले, लेकिन फिर भी इतनी सरल होगी कि वो अपने विषय से पूरी तरह से संबंधित हो, अपने विषय की जो मांग है उसको स्पष्ट कर सके, उसकी आवश्यकता को स्पष्ट कर सके। नेक्स्ट है मूल्य या आदर्श अवलोकन एवं परीक्षण योग्य हों। एक अच्छी उपकल्पना में जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया जाता है वे वैज्ञानिक होने चाहिए, जिससे कि परीक्षा करने पर वे कसौटी पर खरे उतरें। ऐसे मूल्यों का उपकल्पना में पुट नहीं होना चाहिए जिसका अवलोकन एवं परीक्षण नहीं किया जा सकता। ये बात विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों पर लागू होती है। लास्ट वन इज सैद्धांतिक अनुरूपता, थ्योरेटिकल रिलेवेंस। एक अच्छी उपकल्पना सिद्धांत के अनुरूप होती है। ऐसी उपकल्पना की ओर अनुसंधानकर्ता को आकृष्ट नहीं होना चाहिए जो आकर्षक एवं दिलचस्प हो। गुडे और हार्ट ने अपने विचार भी व्यक्त किए थे इस बारे में, और उन्होंने कहा था कि जब शोध कार्य किसी पूर्व स्थित सिद्धांत पर व्यवस्थित रूप से टिका हुआ होता है तो ज्ञान के क्षेत्र में एक वास्तविक योगदान के परिणाम की अधिक संभावना रहती है। यानी जो आप उपकल्पना बना रहे हैं, अगर पूर्व में स्थापित कोई सिद्धांत है वो उस पर आधारित है, तो उस कंडीशन के अंदर परिणाम जो है वो अधिक वास्तविक होंगे, अधिक अच्छे जो परिणाम है हमें प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं उपकल्पना के महत्व की। तो आधुनिक विज्ञानों में उपकल्पना का अपना स्वयं का स्थान है। इसे विज्ञान इसलिए स्वीकार नहीं करते कि ये ब्रिटिश संविधान के अभिसमय के समान है, बल्कि इसकी उपयोगिता से बाध्य होकर इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान भी प्रदान करते हैं। जो भी विज्ञान हो, चाहे प्राकृतिक हो या सामाजिक हो, अपने वैज्ञानिक होने का दावा करता है। उपकल्पना के सहारे के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो हम उपकल्पना के जो महत्व हैं उनके बारे में बात करते हैं कि बेसिकली उपकल्पना जो होती है वो एक मार्गदर्शक के लिए, उपकल्पना समुद्रों में जहाज़ों को रास्ता दिखाने के वाले प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउसेस के समान है। हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस जो है
इज समथिंग लाइक लाइट हाउसेस, जो कि अंधेरे के अंदर जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करता है। उसी प्रकार से ये अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाता है, उन्हें अपनी रिसर्च के दौरान, अपने अनुसंधान के दौरान रास्ता दिखाने का काम करता है। तो सबसे पहला इसका महत्व है वो है अध्ययन में निश्चितता स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग डेफिनेटनेस इन द स्टडी। उपकल्पना का यह सर्वप्रथम गुण है कि अध्ययन को एक निश्चित सीमा तक बांध देता है। इस दीवार रेखा के खींचने से अध्ययनकर्ता को पता चलता है कि उसे क्या क्या अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करना है तथा किन तथ्यों का संकलन करना है, किन को बिल्कुल छोड़ना है। और गुडे और हार्ट के शब्दों में अगर जानने की कोशिश करें तो उपकल्पना ये बताती है कि हम किसकी खोज करें। तो उपकल्पना जो है वो अध्ययन के अंदर एक निश्चितता स्थापित करती है, एक बाउंड्री बना देती है। जैसे हम घर बनाते हैं तो उसकी सबसे पहले एक बाउंड्री बना देते हैं कि हमें घर इसी एरिया में बनाना है, इससे बाहर नहीं जाना। वैसे ही उपकल्पना एक बाउंड्री बना देती है कि हमें रिसर्च इसी एरिया में करना है, इससे बाहर नहीं जाना। नेक्स्ट है मार्गदर्शन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस। उपकल्पना अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है, उसको गाइड करती है, जिससे उसका ध्यान प्रमुख विषय पर ही केंद्रित रहता है। ये अध्ययन के कार्य को बहुत सरल बना देती है, जिससे विलंब की संभावना को आसानी से टाला जा सकता है। सही दिशा दिखाने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से भी है कि अनुसंधानकर्ता का आत्मविश्वास बना रहता है कि वह अपने लक्ष्य की ओर ठीक बढ़ रहा है, अन्यथा उसका साहस और धैर्य टूट जाता है। और जिस समय मनोबल गिर जाता है तो कोई भी अध्ययनकर्ता कितना भी होशियार और विद्वान क्यों ना हो, आगे कार्य करने में दिलचस्पी नहीं रख पाता। अतः पीवी यंग ने कहा था कि उपकल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज से रक्षा करता है। बहुत सही बात कही थी उन्होंने कि उपकल्पना का प्रयोग जो है वो एक दृष्टिहीन खोज से रक्षा करता है। जिस तरह से हम कोई ऐसी खोज करने चले जो कि अंतहीन हो, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, तो व्यक्ति खोज करता चला जाएगा लेकिन डेड एंड पर नहीं पहुंच पाएगा, रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। तो उस कंडीशन में उपकल्पना जो होती है वो अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शन करती है, गाइड करती है कि उसे कहाँ तक खोजना है और क्या खोजना है। उद्देश्य की स्पष्टता। उपकल्पना एक ऐसा मापदंड स्थापित करती है जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन का क्या उद्देश्य है। कुछ अध्ययन बहुउद्देश्य होते हैं, अतः उन्हें स्पष्ट करना आवश्यक होता है। जब अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो अध्ययनकर्ता को सामग्री संकलित करने में कठिनाई नहीं होती। उसे पता चल जाता है कि उसे क्या अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है और ये अध्ययन क्यों कर रहा है। जब उसके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं तो उसको उससे संबंधित जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। वह कई स्रोतों से आवश्यक और अभीष्ट सूचना प्राप्त कर सकता है। कई बार अनुसंधानकर्ता उद्देश्य की स्पष्टता के अभाव में इतना भटक जाता है कि अंत में निराशा हाथ आती है। उसके श्रम का कोई लाभ नहीं होता, जितनी मेहनत करता सब वेस्ट चली जाती है, चाहे उसने कितनी ही निष्ठा से, कितनी ही इंटरेस्ट लेकर लगन से कार्य किया हो। अतः उपकल्पना इन मुख्य दोषों से बचाती है। वो इस तरह से उसको भटकने से बचाती है, उसको निराश होने से बचाती है। अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करना, रेस्ट्रिक्टिंग द रिसर्च फील्ड। अनुसंधानकर्ता के लिए ये व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है कि वह विषय के समस्त पक्षों का अध्ययन कर सके। ये कोई जरूरी नहीं है, इस हार्डली पॉसिबल कि आप सारे के सारे एस्पेक्ट्स की स्टडी कर सकें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अध्ययन विषय के विभिन्न पहलुओं पर सामग्री इतनी विस्तृत होती है कि वह यथार्थ में अनुसंधान कर ही नहीं सकता। अगर सभी पहलुओं को देखेगा, सारे एस्पेक्ट्स को देखेगा, तो रियल सेंस में वो रिसर्च नहीं कर सकता। और यदि ऐसा कर भी लिया जाता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये व्यर्थ है। इस प्रकार से अगर हम राजनीति विज्ञान में मतदान व्यवहार का अध्ययन करना चाहें तो इससे संबंधित विषय मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र हो सकते हैं। एक व्यक्ति का मत देने के संबंध में व्यवहार जानने की कोशिश करें तो एक पक्ष आर्थिक हो सकता है, दूसरा सामाजिक हो सकता है, तीसरा राजनीतिक हो सकता है। एक व्यक्ति का मत देने के संबंध में व्यवहार जानने की कोशिश करें तो एक पक्ष आर्थिक हो सकता है, दूसरा सामाजिक हो सकता है, तीसरा राजनीतिक हो सकता है।
जिसमें अपनी निर्धन स्थिति के कारण वह किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकता है जो उसे कुछ पैसा या अन्य लालच देगा। दूसरा पक्ष मनोवैज्ञानिक हो सकता है, जिसमें बड़े बड़े जो भाषण होते हैं, नारे होते हैं, वादे होते हैं, उनसे प्रभावित होकर वोट दे देगा। तीसरा पक्ष जाति या बिरादरी हो सकता है और चौथा पक्ष विचारधारा का, पांचवा अपने मित्रों एवं संबंधियों का प्रसन्न करने का हो सकता है। यदि हम इसका राजनीतिक पक्ष ही लें तो स्वाभाविक है कि हमारा क्षेत्र सीमित करना पड़ेगा। लुंडबर्ग के शब्दों में, हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावनाओं को कम करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमें मालूम है कि हम कितना स्टडी कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं, और उसके कारण हम अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित कर देंगे, और जिससे कि हमारी जो त्रुटियां होने की संभावना है, जो गलतियां होने की संभावना है, वो भी कम हो जाएगी। प्रासंगिक तथ्यों के संकलन में सहायक। दिस इज हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स। अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता के समक्ष विषय का अध्ययन करते समय कई तथ्य आते हैं। केवल विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। बहुत सारी जानकारी आती है, बहुत सारी सूचनाएं उसे पता चलती हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसी का ही संकलन करता है। उपकल्पना द्वारा क्षेत्र, उद्देश्य और दिशा, ये तीनों चीजें पहले से ही निर्धारित हो जाती हैं कि आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उद्देश्य क्या होंगे, और फिर उन उद्देश्यों को आप किस दिशा में पूरा करेंगे। अतः अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के लिए केवल उन्हीं तथ्यों को इकट्ठा करेगा जो उसके लिए सहायक हो। इसका अर्थ ये हुआ कि हम मनमाने ढंग से तथ्यों को एकत्र नहीं कर सकते। संबंध जो उससे जुड़े हुए तथ्य हैं, जो उससे जुड़ी हुई जानकारी है, उनका ही संकलन करके उपकल्पना की सत्यता या असत्यता की जांच करते हैं। जो उससे जुड़े हुए तथ्य हैं उनको इकट्ठा करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी उपकल्पना सही है या गलत है। लास्ट वन इज निष्कर्ष निकालने में सहायक, हेल्पफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन्स। उपकल्पना के निर्माण के बाद हम उससे संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उपकल्पना सही है या नहीं है। यदि सही है तो हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं जो अन्य अनुसंधानों के लिए आधार बन जाती है, और यदि गलत भी सिद्ध होती है तो हमें वास्तविकता का पता चलता है, हमें सच्चाई पता चलती है। उदाहरण के लिए, ये कल्पना कि विद्यार्थी वर्ग का राजनीतिज्ञ केवल अपने संकीर्ण हितों की रक्षा के लिए शोषण करते हैं, यदि ये गलत भी सिद्ध होता है तो हमें वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त होगा कि राजनीतिज्ञ जो हैं वो विद्यार्थी वर्ग का अपने स्वार्थों के लिए, संकीर्ण हितों के लिए उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। श्रीमती यंग जो थी, पीवी यंग, उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक के लिए एक नकारात्मक परिणाम भी उतना ही महत्वपूर्ण तथा रोचक है जितना कि सकारात्मक परिणाम, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में हमें सत्य का ज्ञान होता है जो उपकल्पना से ही संभव है। क्योंकि पहले हमने कल्पना की, एक विचार विकसित किया, और उस विचार को हमने तथ्यों, सूचनाओं, जानकारी के आधार पर सत्यापित करने की कोशिश की। अगर वो सत्यापित हो जाता है तो सिद्धांत बन जाता है, और सत्यापित नहीं होता है तो उस कंडीशन में भी हमें हमारी जानकारी में वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, और दोनों ही अवस्थाओं में हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के अंदर उपकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उपकल्पना का महत्व अध्ययन में निश्चितता स्थापित करना, मार्गदर्शन के रूप में, उद्देश्य की स्पष्टता करता है, अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करता है, उपकल्पना के द्वारा प्रासंगिक तथ्यों का संकलन किया जा सकता है, और निष्कर्ष निकालने में भी सहायक होती है। उपकल्पना का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन फिर भी उपकल्पना की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इसमें अगर हम उसकी लिमिटेशंस की, उसकी सीमाओं की बात करें तो उसकी जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है अनुसंधानकर्ता उपकल्पना को ही अंतिम मार्गदर्शक के रूप में मानकर तथ्यों को इकट्ठा करता है।
ये प्रवृत्ति वैज्ञानिकता के प्रतिकूल है। रिसर्चर सिर्फ हाइपोथेसिस जो होता है उसको ही फाइनल मान लेता है, उसके आसपास की चीज़ों को इकट्ठा नहीं करता, दूसरे अन्य तथ्यों को इकट्ठा नहीं करता, जो कि वैज्ञानिकता की जो प्रकृति है उसके अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट, अनुसंधानकर्ता अपनी अज्ञानता और अनुभवहीनता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करने लग जाता है जो अंत के अंदर निरर्थक और हानिप्रद ही सिद्ध होते हैं। वो अपने ज्ञान का अभाव होता है या अनुभव का अभाव होता है, तो अपने विषय से भटक कर कुछ ऐसे तथ्यों को भी इकट्ठा कर लेता है जिससे कि उसे सही रिजल्ट नहीं मिलते। थर्ड है, वास्तविक तथ्यों के आधार पर उपकल्पना को न बदलकर अनुसंधानकर्ता तथ्यों को ही तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, जिससे परिणाम भी विश्वसनीय और सही नहीं हो सकते, कि उसका टारगेट जो होता है वो हाइपोथेसिस को, अपनी उपकल्पना को सही सिद्ध करना होता है। जब देखता है कि उसके निष्कर्ष उसकी उपकल्पना के अनुसार नहीं निकल रहे हैं, तो वह अपने तथ्यों में वापस से स्टडी नहीं करता है या अपने तथ्यों को तोड़ मरोड़ देता है, अपने तथ्यों में ही परिवर्तन कर देता है, हाइपोथेसिस को नहीं बदलता। तो वो हाइपोथेसिस को ना बदलकर अपनी सूचनाएं, तथ्य, जानकारी जो है उनके साथ छेड़छाड़ करता है और उनको तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करता है, जिससे कि निष्कर्ष जो निकलते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि रिसर्चर जो है वो अपनी सोच के अनुसार, अपनी दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी घटना का अध्ययन करता है और अपनी रुचि के अनुसार ही उसका एक अपना दृष्टिकोण भी होता है जो कि उसके अध्ययन में प्रवेश कर जाता है। जब वो किसी घटना का अध्ययन करता है तो उस घटना में अपनी सोच का भी समावेश कर देता है, जिसके कारण तटस्थता और वैषयिकता, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो नहीं आ पाती। अंत में वेस्टावे जो है उसकी चेतावनी जो है वो रिसर्चर्स को सदैव याद रखनी चाहिए। वेस्टावे ने एक चेतावनी दी थी जो कि रिसर्चर्स को हमेशा याद रखनी चाहिए कि उपकल्पना वे लोरियां हैं जो असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। कि जिस तरह से हम जब लोरी सुनते हैं तो हमें अच्छी नींद आने लगती है, उसी प्रकार से उन्होंने उपकल्पना की तुलना लोरियों से की कि अगर कोई व्यक्ति सावधानी से उन उपकल्पनाओं का उपयोग नहीं करता है, उन उपकल्पना को नहीं समझकर स्टडी करता है, तो वो सो जाएगा, यानी अपनी जो रिसर्च है उसमें टोटली नहीं दे पाएगा, अपना रिसर्च अच्छे से नहीं कर पाएगा, अपने अनुसंधान से भटक जाएगा या उसके जो रिजल्ट निकलेंगे वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं होंगे।